जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए आज केमिस्ट्री के प्रश्नों को कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। तो जितने भी छात्र छात्राएं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी आज की क्लास रखी गई है। और जितनी सारी क्लासें हो रही है उस सारी क्लासें की अगर पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप लोग वहां पे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहे हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है। अधिक विद्युत चालकता वाली धातु तांबा, एल्युमिनियम, चांदी और सीसा। तो यहाँ पे जो विकल्प सी हो रहा है यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी होनी चाहिए, तो चांदी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ यहाँ पे बताए हैं आप लोग को कि चांदी जो है सबसे अधिक विद्युत संवाहक धातु होती है और साथ ही इसमें उच्च तापीय चालकता भी होती है, जिसका संकेत क्या होता है, चांदी का Ag होता है। ओके, जरूर आप लोग याद कीजिएगा। माफ कीजिए, Ag सोना का Au होता है चांदी का। अगले प्रश्न पर देखिए, प्रश्न संख्या 2। जो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है। pH बराबर 7, pH 14, pH 0 और pH 13। अब यहाँ पे आ गया है pH शब्द का जो पहली बार उपयोग किए थे, खोज किए थे, उनका नाम था सोरेनसन। इनका नाम था सोरेनसन। और यहाँ पे जो होता है pH स्केल होता है, यहाँ पे 0 होता है, इधर जो होता है अम्लीय होता है, इधर क्षारीय होता है। तो यहाँ पे 0 होता है। यहाँ पे उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, 1 होता है, 6 होगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, और फिर 2 और फिर 1 होता है। इधर हो जाता है 8 होता है, 9 होता है, 10, 11 और यहाँ पे 12, 13 और क्या होता है 14 होता है। तो इधर अम्लीय होता है और इधर क्षारीय होता है। तो प्रबल अम्लीय पूछा गया है तो वहाँ पे क्या होगा, प्रबल अम्लीय में 0 होता है। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 3 जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। ये 10 क्लास का प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षारक, क्षार, संक्षारण और क्षरण। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। इसके बाद देखिए चौथे प्रश्न पे, यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है उसे क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो अम्ल हुआ, लवण, भस्म और क्षारक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, अम्ल कहा जाता है, क्योंकि वे पदार्थ जो होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। याद कर लिएगा आप लोग जरूर। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न पे। 5 जो प्रश्न है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, उस गैस का क्या नाम है। तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अमोनियम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, हाइड्रोजन गैस होगा सही। यहाँ पे जो होगा कौन सी जो गैस है यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस, जिसको हम H कहते हैं, इसकी जो परमाणु संख्या होती है 1 होती है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आते हैं 6 नंबर। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल की यहाँ पे अन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आइए हम लोग यहाँ पे डिटेल से सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। यहाँ पे जो है पदार्थ हो गया और यहाँ पे दे दिया उपस्थित अम्ल हो गया। ओके, तो देखिए संतरा एवं नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा एवं नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है। सेव में कौन सा अम्ल होता है, तो मौलिक अम्ल होता है। सेव में मौलिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्टरिक अम्ल होता है। इस चीज को आप लोग याद करिएगा, क्योंकि प्रश्न
अक्सर बनेंगे ही। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है, अभी जस्ट आप लोग को बताए हैं। इसके बाद टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल होगा? ऑक्जेलिक अम्ल होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा अम्लपित्त जो है इसमें अम्ल होता है। इसके बाद अगला देखिए, चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में टैनिक अम्ल होता है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और चींटी में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। जितने सारे मैंने अम्ल का नाम बताए हैं ये बहुत आपके लिए अति आवश्यक है, बहुत उपयोगी है, इस चीज़ को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है कि तीव्र शीर्षा विषाक्तन को क्या कहा जाता है? इटाई प्लम बीज में और न्यूरेलिजिया और बाइसिनोसिस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्लम बीज में जो है इसको कहा जाता है, जो तीव्र शीर्षा विषाक्त जो पदार्थ होता है उसी को ये प्लम बीज में कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे डिटेल से मैंने सॉल्यूशन इसके बारे में कुछ ले लिए हैं। मानव एवं अन्य कशेरुकों के शरीर में जो शीशा जिसको हम लेड कहते हैं, जिसका संकेत पीबी होता है, इसके उच्च स्तर से होने वाली चिकित्सा समस्या को शीशा विषाक्तन कहते हैं, जिसको हम लेड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी बातों को अक्सर ध्यान रखना होगा। 8 जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और लूनर कास्टिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, जर्मन सिल्वर होता है। पूछा गया है कि किसमें सिल्वर नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। बाकी हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और लूनर कास्टिक में इसमें सिल्वर मौजूद होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि निकल, रजत, तांबे का एक मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु होता है। निकल और रजत जो हो जाएंगे ये तांबे का मिश्र धातु है, जिसमें निकेल जो होता है, निकेल और प्राय जास्ता मिला होता है। इसमें निकेल और प्राय जास्ता का मिश्र धातु होता है और इसमें 60% तांबा होता है, 20% निकेल होता है और 20% जास्ता होता है, तब जाकर इसका निर्माण होता है। ओके, इसे यहाँ पे इसे जर्मन सिल्वर या नई चांदी या निकल पीतल, इलेक्ट्रम आदि नामों से भी जाना जाता है। जर्मन सिल्वर भी इसको कह सकते हैं। पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर जो है ये किसके किसके मिश्र धातु से मिलकर बना हुआ है? तो तांबा, निकेल और जास्ता से मिश्र धातु से मिलकर जर्मन सिल्वर बना हुआ। ओके, इसे निकेल चांदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चांदी के जैसा अपना वेशभूषा दिखाता है, किंतु इसमें चांदी होता नहीं है। सही मायने में अगर बात करें तो इसमें चांदी होता ही नहीं है, लेकिन इसका वेशभूषा जो दिखाने का है ये लगता है कि चांदी जैसा ही है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या जो 9 है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार में क्या देखा जाता है? कमी देखा जाता है कि वृद्धि देखा जाता है कि उतना ही रहता है? बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है कि अनन में होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये सही हो रहा है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार में वृद्धि हो जाती है। जैसे साइकिल हो या चाहे आप कोई घर पर लोहा होगा तो मान लेते हैं अगर उसको तौलने जाते हैं तो मान लेते हैं कि 10 kg हुआ, जब ही उसमें जंग लग जाएगा, उसमें जंग लग गया तो वह पता चला कि 12 kg का हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न 10 जो प्रश्न है कि अमोनिया का एक गुण निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? यह जल में अविलय होता है, यह गंध रहित गैस है, यह पीत गैस है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये सही हो रहा है, इसके जलीय विलयन में जो लाल लिटमस है यह नीला हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 11 जो प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले, जिसको हम कैल्शियम कहते हैं, जो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 20 होता है, वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए? 2 8 10 कि 2 6 8 4, 2 8 8 2 कि 2 10 8। तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि 20 जो है कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 20 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 होता है। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसके बाद 8, फिर इसके बाद 8 और फिर इसके बाद 2। तो 2 8 2 10 10 8 18 18 2
कितना हो गया 20 हो गया। उसी प्रकार सोडियम का बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 होता है। उसी तरह क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 8 2 10, इसके बाद कितना हो जाएगा 8 2 10 8 7 हो जाएगा, 8 10 7 17 हो जाएगा। ओके, तो ये क्लोरीन का हो गया। तो इसी तरह ये जो है कैल्शियम का भी है। अगला प्रश्न देखिए 12 जो प्रश्न है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास दिखा गया है यहाँ पे वह किससे नियंत्रण किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, प्रचक्रण क्वांटम संख्या से, द्विगंधी क्वांटम संख्या से। तो यहाँ पे 12 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। चुंबकीय क्वांटम संख्या से अभी आणविक कक्षा का जो विन्यास है उसको नियंत्रण में रखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या ये होता क्या है। तो इसका जो चिन्ह की बात करें, प्रतीक चिन्ह जो होता है एमएल होता है, इस तरह का होता है एमएल होता है। इसके द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। इसके समन्वित अक्ष के एक मानक सेट के बारे में, कक्षा के स्थानिक अभिविन्यास के बारे में ये जो चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या है इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। और इसका जो संकेत है एमएल के मानों की संख्या हमें एक विशेष उपकोष के लिए कक्षक की संख्या प्रदान करती है। और इसमें शून्य सहित -1 से +1 तक का क्या होता है मान सीमित रहता है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 जो प्रश्न है कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल उसके मतलब किसके बराबर होता है। वाष्प घनत्व के, सापेक्ष ताप का, परमाणु भार के कि अणु भार के। तो इसमें से ए विकल्प जो हो रहा है ये सही होगा। वाष्प घनत्व के जो है इसके तुल्यांकी भार और जो संयोजकता होते हैं ये क्या होते हैं बराबर होते हैं वाष्प घनत्व। ओके, अब रही बात कि वाष्प घनत्व होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका डिटेल से सॉल्यूशन लिया है कि जब किसी पदार्थ के वाष्प के हाइड्रोजन के सापेक्ष घनत्व को उस पदार्थ का वाष्प घनत्व कहा जाता है। वाष्प घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो वाष्प घनत्व बराबर जो होता है गैस के n अणुओं का द्रव्यमान बटा में हाइड्रोजन गैस के n अणुओं का द्रव्यमान। इस प्रकार कह सकते हैं कि मोलर द्रव्यमान बराबर जो होता है लगभग 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। ओके, इसके बाद देखिए 14 प्रश्न कह रहा है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होते हैं कि हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं कि दोनों आयन मुक्त होते हैं कि कोई आयन यहाँ पे मुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे क्या होते हैं मुक्त होते हैं। इसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे जो साथियों 15 प्रश्न कर रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है। 7 से अधिक होता है कि 7 से कम होता है कि 10 और 14 के बीच होता है कि 14 से कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा है, 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने लवण का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। इसके बाद देखिए 16 प्रश्न कर रहा है। 16 जो प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया है कि द्विव अपघटन अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ से डिटेल से सॉल्यूशन देख लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसके विपरीत रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसके विपरीत कौन सी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। 17 जो प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक की ऑक्सीकारक। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, अभिकारक कहलाते हैं। 18 प्रश्नों को देखिए। 18 जो प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से
सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। उदासीनीकरण अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के अवक्षेपण अभिक्रिया। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आप प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका कार्य है कि हमको संतुलित करना है। इसके बाद अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, आप प्लस में क्या होता है? जल बनता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया कौन सी है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पे NaCl हो गया और यहाँ पे 2 हो गया H, क्योंकि H यहाँ पर यहाँ पे H 2 गो है तो H2O मिलकर क्या हो गया? जल बन गया। ओके, देखिए डिटेल से यहाँ पे सॉल्यूशन बताया गया है कि रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जरूर याद करिएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया जो होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। 19 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन और विघटन के, अवक्षेपण और विस्थापन के, उदासीनीकरण और विस्थापन के, कि ऑक्सीकरण और अवकरण के। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, उदासीनीकरण और विस्थापन के जो अभिक्रियाएं होती है वह दोनों क्या होती है? साथ साथ होती है। 20 जो प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के बढ़ने का जो बढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन, ऊष्माशोषी विस्थापन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी हो रहा है यह बिल्कुल माफ कीजिएगा साथियों, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहीं पे बता दिए हैं कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का हास्य होता है, तब जाकर वहां पे उपचयन अभिक्रिया देखने को मिलती है। 21 प्रश्न जो है यहाँ पे कह रहा है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। संक्षारण जो है कौन सी अभिक्रिया है? तो संक्षारण याद करना होगा, उपचयन अभिक्रिया है। ओके, यहाँ पे देखिए साथियों 22 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। 22 जो प्रश्न कह रहा है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, ये कौन सी अभिक्रिया है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन और अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो साथियों यहाँ पे हम लोग आज की क्लास में केवल 22 प्रश्नों को ही करेंगे और मैंने तो बहुत सारे प्रश्न लिए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग 22 प्रश्नों को ही करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, जा रहे हैं उसको करने के लिए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।